नमस्कार दोस्तों, कलाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो पेपर जो हम लोग सोल्व कर रहे थे लास्ट ईयर्स के, उसमें हम लोग जो आज सोल्व कर रहे हैं वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट, जिसके अंदर लेज़र और अदर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमारे पास क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, वो है लेज़र की खोज किसने की? लेज़र की खोज किसने की? तो लेज़र की खोज का श्रेय जाता है थियोडोर मेमन को। नाम याद रखना पड़ेगा आपको, थियोडोर मेमन, इसको लेज़र की खोज का श्रेय जाता है। क्लियर है? तो देखते हैं इसके बारे में कुछ बातें। लेज़र का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। क्लियर? तो आपको एक तो इसका फुल फॉर्म याद रखना है। खोज थियोडोर मेमन ने की थी। यह तरंगे एक वर्णी होती है। एक वर्णी का मतलब होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट, जिसके जो कंपन होते हैं वो एक ही फेज में हो, तो ऐसी लाइट को कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक वर्णी प्रकाश। और ये तो हुई बात इसकी। W.K. रोंजन नामक साइंटिस्ट ने खोज की थी किसकी? एक्सरेस की। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। एक्सरे की खोज का श्रेय किसको जाता है? रोंजन नामक साइंटिस्ट को जाता है। क्लियर है? उपयोग देखिए, सूचना और तकनीकी में दूरी व समय मापने में इसका यूज करते हैं अपन। 3D चित्र या होलोग्राफी में, उड़ान पथ के निर्धारण में, उद्योगों में, स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में, तो इन सब में हम लोग यूज करते हैं किसका? लेजर का। तो लेजर की कुछ एक यूज है जो आपको याद रखने, मेनली जो आपको ध्यान रखना है, एक तो 3D चित्र होलोग्राफी में इसका यूज करते हैं। क्लियर? और एक इसका जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेजर की खोज किसने की थी? थियोडोर मेमन ने। और रोंजन ने किसकी खोज की थी? एक्सरे की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर्स में आया है कि W. रोंजन को एक्सरे की खोज का श्रेय जाता है। ये बात आपको यहां तक ध्यान रखनी है। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि निम्न में से कौन सा आउटपुट उपकरण है? जब भी आप कंप्यूटर और ये सब चीजें यूज करते हो तो यहाँ पे हम लोग इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की बात करते हैं। इनपुट जिसके द्वारा हम लोग सूचनाओं को अंदर की तरफ प्रेषित करते हैं, और आउटपुट जो हमें सूचनाएं बाहर मिलती है जिस इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा। तो आउटपुट उपकरण इनमें से जो होता है वो होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU होता है। बाकी ये जो है ये आउटपुट डिवाइसेस में काउंट नहीं होते। क्लियर? समझते हैं? देखिए, कंप्यूटर डिवाइस में इनपुट डिवाइस जिसके द्वारा सूचनाओं को इनपुट किया जाता है, अंदर डाला जाता है, वो है कौन कौन से? स्कैनर, जॉयस्टिक, ऑप्टिकल यानी प्रकाशी पेन, बारकोड रीडर, माइकर, MICR जिसको कहते हैं, OMR का फुल फॉर्म याद रखना, ऑप्टिकल मार्क रीडर, वेबकैम, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। नाम याद रखने पड़ेंगे और कोई अल्टरनेट नहीं है। डायग्राम कुछ बताए हैं आपको, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ट्रैक बॉल हो गई, माउस, कीबोर्ड, ग्राफिक पैड, वेबकैम, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स। आउटपुट डिवाइस जिनसे हमको रिजल्ट मिलेगा बाहर, मॉनिटर, VDU जो हमारा आंसर था, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, LCD जिसको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहते हैं, ये फुल फॉर्म याद रखने। LCD का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, मोनोक्रोम श्वेतश्याम डिस्प्ले इसको कहते हैं, प्लॉटर, प्रिंटर। कुल मिला के याद करने की चीज़ें कि आपको ये पता होनी चाहिए इनपुट डिवाइसेस के नाम कौन कौन से, आउटपुट डिवाइसेस के नाम कौन कौन से। डायग्राम में भी बता रखा है, माइक्रोफोन, प्रिंटर, हेडफोन, मॉनिटर, स्पीकर्स, ये ऑलमोस्ट चीज़ें आप लोग जानते हैं। ये सब आउटपुट डिवाइसेस में काउंट होती है, इनके द्वारा हमें आउटपुट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेक्स्ट और तस्वीरों को भेजने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो टेक्स्ट और तस्वीरों को भेजने के लिए हम लोग जो उपकरण यूज करते हैं वो जनरली यूज करते हैं फैक्स की। तो आपने बहुत बार देखा होगा, कहते हैं फैक्स आ गया। फैक्स का मतलब ही ये होता है FAX, फार अवे जीरोक्स। दूर अगर कहीं जीरोक्स भेजनी हो आपको तो उसको हम लोग शॉर्ट में फैक्स कहते हैं। तो आंसर क्या जाएगा? फैक्स मशीन। तो देखिए फैक्स के बारे में।
फैक्स का आविष्कार जो था वो किया था अलेक्जेंडर बेल ने। अलेक्जेंडर बेल ने फैक्स का आविष्कार किया था। और ग्राफ, चार्ट, हस्तलिखित या मुद्रित दस्तावेजों को टेलीफोन नेटवर्क द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। तो इसमें टेलीफोन नेटवर्क का रोल इंपॉर्टेंट होता है। टेलीफोन नेटवर्क होना जरूरी है, इसी के द्वारा ये जाएगा। टेलीप्रिंटर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिकल टाइपराइटर है जिसका उपयोग टाइप किए गए संदेशों को भेजने तथा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो हम जो टाइप संदेश होते हैं उनको भेजने के लिए इसका यूज करते हैं। टेलेक्स यह भी एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसके द्वारा लिखित संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। इसमें लिखित संदेशों को भेजेंगे, इसके अंदर टाइप किए गए संदेशों को, और इसमें जो संदेश भेजते हैं हस्तलिखित वो टेलीफोन नेटवर्क के द्वारा भेजते हैं। ये एक बेसिक सा डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है। कुल मिला के आज के टॉपिक में 90% चीज़ें याद रखने वाली है। बहुत ज़्यादा कोई कॉन्सेप्चुअल बातें नहीं है, बट हाँ स्टिल हमें कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन अगर मैटर याद रहा तो क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। आगे चलते हैं। वेब ब्राउज़र, ब्राउजिंग करना, जो आप सर्फिंग करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास कौन कौन से ब्राउज़र होते हैं? तो ऑप्शन दिए गए थे आपको, मोजिला, ओपेरा, नेटस्केप, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स। तो ये सभी जो हैं वेब ब्राउज़र है, इनके द्वारा, सभी के द्वारा ब्राउजिंग की जाती है। क्लियर? अब ये होता क्या है समझते हैं इसको। वेब ब्राउज़र क्या होता है? ऐसे सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को किसी वेबसाइट से जोड़ते हैं, वह उस साइट में उपलब्ध सूचना को देखने, सुनने, पढ़ने व संग्रह करने की सुविधा प्रदान करते हैं। लाइक जैसे आप लोग कोई भी साइट खोलते हैं तो या तो जैसे हम गूगल क्रोम में खोलते हैं या फिर ओपेरा में खोलते हैं, तो ये सब क्या है? ब्राउज़र है जिसके द्वारा हमें कोई भी क्या होती है सूचना मिल सकती है। उसके द्वारा हम लोग वेबसाइट से जुड़ जाते हैं, सुनने, पढ़ने, सूचनाओं को संग्रह करने की हमें इजाज़त मिल जाती है। ये सभी काम हमें कौन करवाता है? तो ये वेब ब्राउज़र हमें ये सुविधाएं प्रदान करते हैं, इसकी परमिशन प्रदान करते हैं। जैसे मोजिला, ओपेरा, नेटस्केप, नेविगेटर, नेटस्केप, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ये सब। तो ये सभी आपको नाम ध्यान रखने हैं और इनमें से आपको पूछा जाता है कौन है या कौन नहीं है। तो ये सभी वेब ब्राउज़र की कैटेगरी में आते हैं। अगली बात करते हैं, किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? ये सोलर सिस्टम वाले पार्ट से आपके क्वेश्चन आ गया, सौर मंडल वाले पार्ट से, कि किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो जो शुक्र है इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, हालांकि बुध का भी नहीं है, ऑप्शन में नहीं दे रखा, पर नॉलेज के लिए आपको ध्यान रखना है, बुध और शुक्र इन दोनों ही ग्रहों के कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं होते। कारण इसका है क्योंकि सन जो है, सन के सबसे पास में बुध होता है, देन उसके बाद क्या होता है? शुक्र होता है। तो जो सन है उसका गुरुत्वाकर्षण इनके ऊपर बहुत ज्यादा लगता है। तो अगर इनके बुध और शुक्र के उपग्रह होंगे तो इनके बुध के उपग्रह बुध के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, शुक्र के उपग्रह शुक्र के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। तो जब ये इसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे तो ये सूर्य के पास आ जाएंगे, और सूर्य के पास आ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है सन का ग्रेविटेशन फोर्स इनको खींच लेगा। तो इस वजह से बुध और शुक्र दो ग्रह ऐसे हैं जिनके कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। क्लियर है आई थिंक आपको ये बात? तो बुध और शुक्र दोनों आंसर जा सकता है। ऑप्शन में क्या दे रखा है? शुक्र। सौरमंडल में लाल ग्रह कौन सा है? वेल नोन क्वेश्चन है। लाल ग्रह हम लोग किसको कहते हैं? मंगल ग्रह को लाल रंग कहा जाता है। मंगल ग्रह की मिट्टी लाल है क्योंकि वहां आयरन ऑक्साइड है, आयरन की अधिकता की वजह से ऐसा है। तो मंगल की जो मिट्टी है उसका रंग क्या है? लाल है, इसके कारण, इसलिए मंगल को हम लोग क्या कहते हैं? लाल ग्रह। और भी नाम है, अभी हम पढ़ेंगे। शुद्ध ग्रह निम्न की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो शुद्ध ग्रह को बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। तो एस्टेरॉइड्स सौरमंडल में कहां पाए जाते हैं? किन किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच। क्लियर? अभी मैं डायग्राम से समझाता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखिए, ये सन है, सन के सबसे पास पहले नंबर पे कौन है? बुध, जिसको मरकरी कहते हैं।
सेकंड नंबर पे कौन है? शुक्र, जिसको वेनस कहते हैं। तीसरा पृथ्वी, जिसको अर्थ कहते हैं। चौथा मंगल, जिसको मार्स कहते हैं। इसके बाद ये आते हैं एस्टेरॉइड्स, जिसको कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्लियर? पांचवा इसके बाद आता है जुपिटर, जिसको आप बृहस्पति कहते हैं। छठा आता है सैटर्न, जिसको शनि कहते हैं। सातवां आता है यूरेनस, इसको अरुण कहते हैं। नेपच्यून आठवां, जिसको वरुण कहते हैं। और 9th ग्रह हुआ करता था प्लूटो, जिसको यम भी कहते थे, यम या प्लूटो। तो उसको हमने क्या कर दिया, हमने मतलब इसको सौर मंडल के ग्रहों से इसको बाहर कर दिया गया है, मतलब इसको ग्रहों की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। कारण ये कि क्योंकि उसकी जो कक्षा थी वो अन्य ग्रहों की कक्षा को काट रही थी, तो इसलिए उसको अब ग्रह के दर्जे को उसके समाप्त कर दिया गया। अब हालांकि हम लोग मुख्य ग्रह जो मानते हैं वो 8 ही मानते हैं। क्लियर? पहले के टाइम में 9 ग्रह हुआ करते थे, पर 2006 के बाद से उसको बाहर कर दिया गया है। तो ये एक आपको ओवरव्यू है कि हमारा जो सौर मंडल है वो आपको कैसा दिखता है। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखनी है कि सन के सबसे पास में कौन? बुध। बुध के बाद कौन? शुक्र। शुक्र के बाद कौन? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद मंगल। उसके बाद है क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स की पोजीशन आपको किस किस के बीच दिख रही है? मंगल और बृहस्पति के बीच। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, पूछा भी गया है आपको। बृहस्पति के बाद शनि, अरुण, वरुण, और लास्ट वाले को यम को बाहर कर दिया गया है। तो क्वेश्चन हमारा यही था, शुद्ध ग्रह किस किस के बीच मिलेंगे? मंगल और बृहस्पति के बीच मिलेंगे। तो कुछ बातें हम करते हैं ग्रह के बारे में कि पहला ग्रह क्या होता है? अपेक्षाकृत विशाल प्राकृतिक पिंड है जो किसी निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ग्रह कौन होते हैं? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्लियर? और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं, सैटेलाइट्स कहलाते हैं। अब वो नेचुरल भी हैं और आर्टिफिशियल भी हैं, प्राकृतिक भी है और कृत्रिम भी है, जो हम बना के भेजते हैं। तो ग्रहों के पास उनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ये जितने भी ग्रह हैं वो सब किसके प्रकाश से चमकते हैं? सूर्य के। क्योंकि पूरे सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में अपना खुद का जो प्रकाश है वो सूर्य का है। क्योंकि वहाँ पे नाभिकीय संलयन होता रहता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, जिसकी वजह से अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती रहती है। क्लियर है? मून भी इवन सूर्य के प्रकाश की वजह से ही आपको चमकता हुआ दिखाई देता है। वर्तमान में सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8। जैसा कि मैंने बताया, पहले 9 हुआ करते थे, अब 9वें ग्रह यानी यम या प्लूटो को बाहर कर दिया गया है। तो कौन है 8? वही बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये सभी 8 ग्रह हैं जो अब हमारे मूल ग्रह हैं। 2006 तक प्लूटो सौरमंडल का 9वां ग्रह था। अब यह एक बोना ग्रह, ड्वार्फ प्लेनेट कहा जाता है, क्योंकि इसको बाहर कर दिया है। तो ये मूल ग्रह नहीं है, ड्वार्फ प्लेनेट या बोना ग्रह के नाम से अब इसको हम लोग जानते हैं। क्लियर? ये आपसे डिस्कस हो ही चुका है। बुध की बात करते हैं तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह, सबसे पहला पॉइंट आपको मैंने बताया था, डायग्राम में देखेंगे तो आपको दिखेगा सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है? बुध। दूसरा सबसे पास का है तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है, ये पास का भी है, और यहां भी वायुमंडल नहीं है। अभी जस्ट बताया था बुध का कोई उपग्रह नहीं है, इवन शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। कारण मैंने बताया था कि सूर्य का बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण बल इसके ऊपर लगता है, इसलिए इसका कोई उपग्रह या सैटेलाइट नहीं है। यह सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद क्षितिज पर देखा जा सकता है। इसका परिक्रमण काल सबसे छोटा होता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है सूर्य के सबसे पास में है, तो सबसे जल्दी सूर्य का चक्कर ये पूरा कर लेता है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी आपको। वैसे मैक्सिमम चीज़ें याद करने की इसमें, जब तक आप इसको 2-3 बार नहीं पढ़ेंगे आपको ये चीज़ें याद नहीं होगी। शुक्र, तो बुध के बाद शुक्र आता है, तो बुध के बाद यह सूर्य का निकटतम ग्रह है। ऑब्वियस बात है बुध के बाद सेकंड नंबर पे कौन है? शुक्र है, तो सेकंड नंबर पे ये है। तो निकटतम ग्रह आकार और भार में लगभग पृथ्वी के बराबर होता है।
तो ध्यान रखना ये पृथ्वी के बराबर सा दिखता है आकार में और भार में। तो पृथ्वी के जैसा दिख रहा है तो हमने इसको क्या कह दिया, पृथ्वी की बहन, सिस्टर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की बहन कहते हैं। तथा पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की बहन और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह दोनों किसको कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। शुक्र देखिए, इधर देखिए कहाँ गया शुक्र, ये रहा। तो शुक्र किसके पास में, अर्थ के पास में। इनका द्रव्यमान और भार लगभग समान है। तो पृथ्वी की बहन भी है शुक्र, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन और पृथ्वी का जुड़वा भाई। क्लियर। तो पृथ्वी की बहन तथा पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। यह पृथ्वी की विपरीत दिशा में घूर्णन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अर्थ जिस तरफ घूमती है उसके विपरीत दिशा में कौन घूमता है, शुक्र घूमता है। यह भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी दिशा घूमने की क्या होती है, अपोजिट होती है। इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि किसे कहा जाता है, तो आपको आंसर देना है शुक्र को। सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है। फिर बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, क्योंकि सूर्य का बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। इसकी वजह से बुध और शुक्र दोनों के कोई सैटेलाइट उपग्रह नहीं है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के मोटे बादलों का एक आवरण है। तो इसके वायुमंडल में क्या होता है, CO2 का एक मोटा आवरण भी है। इस वजह से ये जो परावर्तन होता है, जो लाइट का परावर्तन होता है या फिर हीट का परावर्तन होता है, ये जो करता है तो इन बादलों की वजह से वो रुक जाता है। इस वजह से ये बहुत गर्म भी है। क्लियर। तो बहुत गर्म होता है। हम लोग सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं, हम लोग गलती ये करते हैं, हमें लगता है कि सूर्य के सबसे ज़्यादा पास बुध है तो ये सबसे ज़्यादा गर्म होना चाहिए, जबकि ये सबसे ज़्यादा गर्म नहीं है। सबसे ज़्यादा गर्म कौन है, शुक्र, क्योंकि इसके चारों ओर बादलों का आवरण है। लाइट आती है तो ये जब विकिरण निकालता है वापस, तो ये आवरण इसको वापस जाने नहीं देता, तो उस वजह से ये ज़्यादा गर्म होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना कि सूर्य के सबसे पास बुध है तब भी ये सबसे ज़्यादा गर्म नहीं है। सबसे ज़्यादा गर्म कौन है, शुक्र, परावर्तन की वजह से, क्योंकि बादल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के छोटे बादलों का आवरण है। पृथ्वी, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह भी कहा जाता है। सौरमंडल का ये तीसरा ग्रह है, 70% पानी से भरा हुआ है। तो ये तो हमको वैसे भी पता है कि पृथ्वी के ऊपर 3/4 क्या है, वाटर है। क्लियर। और ज्यादातर पानी समुद्रों और हिमखंडों के रूप में, तो इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को सूर्य का एक परिक्रमण पूरा करने में 365 दिन लगते हैं तथा ये अपने अक्ष पर घूर्णन पूरा करने में 24 घंटे लगाती है। तो ये तो हमको पता है कि 365 दिन में चक्कर लगाएगी, तो इससे क्या बनेगा, इससे साल बनते हैं, ऋतुएं बनती है। और 24 घंटे में जो अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है, इससे क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। तो ये बहुत बेसिक चीजें हमें पता है। पृथ्वी का चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह जो पूछा जाए तो आपको आंसर क्या देना है, चंद्रमा। क्लियर। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। कृत्रिम उपग्रह तो बहुत सारे हैं जो हमने छोड़े हुए हैं, पर प्राकृतिक जो है वो कौन सा है, चंद्रमा है। तो ये कुछ बातें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। मंगल के बारे में, सौरमंडल का दूसरा छोटा ग्रह है ये भी, और मैंने बताया था लो ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसकी मिट्टी का रंग कैसा होता है, लाल, इसलिए इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। क्लियर। और फोबोस और डिमोस मंगल के क्या है, दो उपग्रह हैं। तो मंगल के दो उपग्रह का नाम है फोबोस और डिमोस। एक जल का देवता है, एक डर का देवता है। ठीक है। बृहस्पति, जुपिटर जिसको कहते हैं, तो यह सौर मंडल का सबसे विशालतम और सबसे भारी ग्रह। तो ऑब्वियसली बात है, बृहस्पति बड़ा भी है और सबसे ज्यादा भारी भी है। तो भारी है तो बड़ा भी होगा, बड़ा है तो भारी भी होगा। तो यह गैसों का एक ग्रह है जो मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम का बना है। तो यहाँ पे मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का पाया जाना मिला है कि
यहाँ पे इन गैसों का एक समूह जैसा पाया जाता है। इसके 79 उपग्रह हैं, जिसमें से गैनीमीड सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, जिसमें गैनीमीड सबसे बड़ा है। तो ये उपग्रह गैनीमीड जो है ये सबसे बड़ा उपग्रह है इसका। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। इसके यूरोपा उपग्रह पर पानी की क्या पाई गई है? संभावना। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि इसके जो यूरोपा नामक उपग्रह है उसके ऊपर हमको पानी की संभावना पाई गई है। जबकि सबसे ज़्यादा उपग्रह भी किसके हैं? जुपिटर के यानी बृहस्पति के हैं। और गैनीमीड नामक जो इसका उपग्रह है ये सबसे बड़ा उपग्रह भी है। सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह भी कौन है? बृहस्पति है। शनि की बात करते हैं। बृहस्पति के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि, सैटर्न है। यहाँ हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैसें पाई जाती है। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि शनि पर कौन कौन सी गैसें पाई जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन। इसका रंग कैसा है? पीला है तथा इसके चारों तरफ सबसे सुंदर वलयों का एक समूह है। तो कैसिनी नामक एक साइंटिस्ट था, कैसिनी, इसने इन रिंग्स का पता लगाया। इन रिंग्स का पता लगाया। आपको पता है शनि के चारों तरफ रिंग, छल्ले नामक संरचना पाई जाती है। तो कैसिनी नामक साइंटिस्ट ने इनको देखा था, इसलिए इन्हें कैसिनी रिंग्स भी कहा जाता है, कैसिनी की वलय भी कहा जाता है। क्लियर है? तो यह पानी से भी हल्का होता है। इसके कुल ज्ञात उपग्रह कितने हैं? 53 हैं। क्लियर है? फिर नेक्स्ट बात करते हैं अरुण। तो अरुण पहला ग्रह था जो विलियम हर्शेल द्वारा दूरबीन से 1781 में खोजा गया था। इसके 27 ज्ञात चंद्रमा हैं। तो याद रखनी है आपको बात। वरुण यह सौरमंडल का सबसे दूरस्थ और बर्फीला ग्रह है। यहाँ अत्यधिक तूफान उठते हैं। इसके 13 ज्ञात उपग्रह हैं। तो हालांकि इनके बारे में कम पूछा जाता है, बट फिर भी आपको इनके बारे में ये बेसिक बातें याद होनी चाहिए। कुल मिला के देखिए, रटने वाला एक पोर्शन है। जितना आप इसको याद रखेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, उतना आसानी से ये याद रहेगा। कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है यहाँ पे, आपको मैटर याद होना जरूरी है। शुद्ध ग्रह आपको बताया था किस किस के बीच में है। शुद्ध ग्रह होते हैं किस किस के बीच में? तो पृथ्वी और, जैसे शुद्ध ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य में। तो शुद्ध ग्रह छोटे आकार के गोलीय पिंडे जो सौरमंडल के आंतरिक हिस्सों में पाए जाते हैं। और आपको बताया भी था मैंने, शुद्ध ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। सबसे मेन क्वेश्चन तो इसका यही है, कहाँ पाए जाते हैं, इनकी पोजीशन क्या है। तो ये ग्रहों से छोटे, वो उल्का पिंड से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तो ये मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं, ये हमको पता है। इसमें और कुछ ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखना। फिर नेक्स्ट धूमकेतु क्या है? तो यह जमी हुई गैसों एवं धूल के कण होते हैं जो परवलयी कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। तो परवलयी कक्षाओं में ये क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इन्हें पुच्छल तारा या सितारा ए धूम भी कहते हैं। ये नाम याद रखना है कि इन्हीं को पुच्छल तारा भी कहते हैं या सितारा ए धूम भी कहते हैं। उल्का और उल्का पिंड के बारे में बात करते हैं। उल्का और उल्का पिंड पत्थर जैसी संरचनाएं होती है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं तथा यह शुद्ध ग्रहों या धूमकेतुओं के टुकड़े हो सकते हैं। तो इनके टुकड़े बहुत बार देखा होगा, टूट करके अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। बहुत बार हमारे पृथ्वी पर भी आके गिर जाते हैं, तो हम लोग कहते हैं उल्का पिंड गिरी है। तो ये घूमते रहते हैं, पिंड जैसी या पत्थर जैसी संरचनाएं होती है। क्लियर? जो सूर्य के चारों ओर क्या करती रहती है? चक्कर लगाती रहती है। तो ये कुछ बातें थी जो हमने सौरमंडल और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस की, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछी गई थी। कुल मिला के याद करने वाला टॉपिक है। अगर आपने इनको 2-4 बार रिवाइज किया है तो आपको ये आसानी से याद रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। जब तक, थैंक यू वेरी मच।